आवाज नहीं आ रही है। सर आप बोलिए सर। ओके। हम्म। नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, हम तत्वबोध श्रृंखला व्याख्यानमाला के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तत्वबोध राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का एक फ्लैगशिप लेक्चर प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम पांडुलिपि विज्ञान के अनुद्घाटित पक्षों के ऊपर इस विषय के उपलब्ध विद्वानों को आमंत्रित करते हैं और उनके विचार जानते हैं। आज का व्याख्यान डॉक्टर प्रेम कुमारी जी ने देना स्वीकार किया है। उससे पहले मैं 2 मिनट राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो आप सब जानते ही होंगे, परंतु एक रिकैप करने के लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के देश में लगभग 57 मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर और 80 मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर। अभी तक इस मिशन के माध्यम से लगभग 44 लाख पांडुलिपियों का डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है। लगभग 8 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट फोलियोज का कंजर्वेशन हो चुका है। 3,35,000 पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन, जिसमें कि लगभग 3.5 करोड़ पृष्ठ हैं। तो ये सब काम हो चुका है। और साथ ही व्याख्यान, सेमिनार, आउटरीच प्रोग्राम्स लगातार इसमें आयोजित होते रहते हैं। तो इस छोटी सी पृष्ठभूमि के साथ अच्छा, आज का वक्तव्य जो होगा वो तत्वबोध इसका नाम रखा गया है। तो ये तो आप सबको विदित ही है कि एक शुक रंभा संवाद करके मिलता है टेक्स्ट। उसमें शुक मुनि कहते हैं, तीर्थम तीर्थम निर्मलम ब्रह्म वृंद, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवाद, वादे वादे जायते तत्वबोधो, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़। अर्थात हर तीर्थ में पवित्र ब्रह्मविद्ताओं का समुदाय सुशोभित है। वे लगातार तत्व का शीलन करते रहते हैं। भिन्न भिन्न विचारों के विनिमय से तत्व का बोध होता है और उस परम ज्ञान से भगवान चंद्रमौलीश्वर का भास होता है। तो इसी श्रृंखला में इस वर्ष का आज 11वां व्याख्यान, ये हर महीने करवाए जाने वाला व्याख्यान है और इस बार इसका 11वां व्याख्यान हम लोग आयोजित करने में सफल हुए हैं। और इसके लिए मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के निदेशक प्रोफेसर प्रतापानंद झा का अभिनंदन करता हूं कि वे कोरोना महामारी के बावजूद वर्ष में 12 व्याख्यानों में से 11 का लक्ष्य हम प्राप्त कर पाए। आज के वक्ता हैं डॉक्टर प्रेम कुमारी श्रीवास्तव जी। इन्होंने बहुत कम समय में अपनी स्वीकृति हमें दी, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। आपने अपने विशद अध्ययन से चित्रित पांडुलिपि संपदा को प्रकाश में लाया है। बैंसवाड़ा क्षेत्र के मंदिरों का विशद सर्वेक्षण एवं गूढ़ अध्ययन भी आपने किया है। इसके साथ ही आपने अनेक राष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रदर्शनियों के माध्यम से अपनी बात रखी है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र चित्रकला के अनुद्घाटित पक्षों पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं। हम आपके आभारी हैं और आपका स्वागत करते हैं। आज के सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर श्वेता प्रजापति कर रही हैं, जो महाराज सयाजी राव ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की निदेशक हैं और पांडुलिपि विज्ञान और दर्शन शास्त्र की परम विदुषी हैं। यह सुखद संयोग है कि इस वर्ष तत्वबोध व्याख्यानमाला का शुभारंभ आपके ही वैदुष्यपूर्ण व्याख्यान से हुआ था और इस समापन सत्र में अध्यक्षता हेतु आप हमारे साथ हैं। इसके लिए आपका हार्दिक आभार। आपका हमारे साथ होना युक्तियुक्त इसलिए भी है कि बड़ौदा के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से ही डॉक्टर GH भट्ट के निरीक्षण में रामायण का समीक्षात्मक संस्करण छपा था। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप श्वेता जी से निवेदन करता हूं
कि इस व्याख्यान की गतिविधि को आगे बढ़ाएं। श्वेता जी। जी नमस्कार। नमस्कार। आज के इस व्याख्यान की वक्ता डॉक्टर प्रेम कुमारी, डॉक्टर सुधीर लाल जी, डॉक्टर जसबीर सिंह और इस वर्चुअल लेक्चर सीरीज में जुड़े हुए सभी हमारे व्यूअर्स। मेरे लिए बहुत आनंद की बात है और बहुत गर्व की बात है कि आज इस सत्र में मुझे अध्यक्ष स्थान दिया गया है। और जो आज का व्याख्यान सत्र है बहुत विशेष है, क्योंकि जब हम पांडुलिपियों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि पांडुलिपियां यानी सिर्फ हमारे जो संस्कृत शास्त्र है, हमारी जो टीकाएं है, हमारा जो आयुर्वेद है या शिल्प है या योग है, इस तरह की जो सारे हमारे ग्रंथ है वही इन पांडुलिपियों में ग्रंथस्थ हुआ है। यह ज्यादातर लोगों का ये मानना है, लेकिन इससे हटकर भी कुछ विशेष बातें इसमें है और वो है हमारी सचित्र पांडुलिपियां। और ये सचित्र पांडुलिपियों के साथ किस तरह से हमारी कला संग्रहित हुई है, किस तरह से हमारा जो प्राचीन जो कलाकार लोग थे, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने इन सचित्र पांडुलिपियों के साथ यानी जो ग्रंथस्थ हुए हैं जो ग्रंथ, उसके साथ साथ ये जो चित्रित जो उनकी कला है उसके माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहते हैं, कैसे ये जो चित्रित पांडुलिपियां हमारे तक वो प्राचीन समय की संस्कृति को ले आते हैं, ये बात जानने के लिए आज हम यहाँ जुड़े हैं आज इस व्याख्यान माला में, जिसका नाम है तत्वबोध व्याख्यान माला। और जैसे अपने डॉक्टर सुधीर लाल जी ने बताया कि यह 11वां व्याख्यान है। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है सही में, क्योंकि कोरोना महामारी जैसे विकट समय में भी यह कार्य अनवरत चल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर प्रेम कुमारी और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें और हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद श्वेता जी। मैं राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के सभी विद्वज्जन और को नमस्कार करती हूँ जो भी इसके साथ जुड़े हैं, और सुधीर लाल जी की विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है काशी से चित्रित पांडुलिपि पर बोलने के लिए। भारत के अन्य भागों की तरह काशी में भी चित्रित पांडुलिपि की परंपरा कब प्रारंभ हुई ये बताना कठिन कार्य है। भारत काशी अन्य स्थानों की जगह, अन्य स्थानों की तरह काशी को धर्म की नगरी कहा जाता है। प्रारंभ से ही ये शिव की नगरी कही जाती है और यहाँ अनेक धर्मों का समागम हम पाते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म यही हुआ था। उनके पिता अश्वसेन जी यहाँ के राजा थे। बौद्ध धर्म का प्रवर्तन काशी स्थित सारनाथ से ही हुआ था। सारनाथ बौद्धों की धर्म स्थली कही जाती है। इसी प्रकार शैव, शाक्त, वैष्णव धर्म यहाँ के लोक धर्मों में है। काशी, और आप सभी इससे परिचित हैं कि धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रारंभ से ही चित्रित पांडुलिपियां, चित्र का प्रयोग किया गया। पांडुलिपियां तो बाद में हुई, चित्रों का प्रयोग किया गया, क्योंकि चित्र की भाषा सबके लिए सहज बोधगम्य है। जब पांडुलिपियां ये लिखी जाने लगी तो पांडुलिपि के साथ, लेखन के साथ चित्र भी उसमें जुड़ गए। काशी में प्रारंभ से
वैसे तो वो बहुत प्राचीन नगरी है, महाभारत में इसका जिक्र आता है, लेकिन यहाँ विदेशी आक्रमण भी रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक, शहाबुद्दीन की सेनाएं, औरंगजेब ने यहाँ पे बहुत उत्पात किया, मंदिरों को तोड़ा। मैं ऐसी संभावना है कि इन मंदिरों में पांडुलिपि, चित्रित पांडुलिपि रही हो जो नष्ट हो गई है। ये हमारा नाम क्यों गलत दे रहा है? 11वीं से 17वीं शताब्दी तक जब यहाँ की जनता आक्रमणकारियों के उथल पुथल से परेशान हो गई थी, तो उस क्यों समय मेरा नाम गलत दे रहा है? डॉक्टर प्रेम कुमारी दे रहा है। किसमें? तुलसी और कबीर जैसे भक्त कवियों का आविर्भाव दिखाई देता है। अपनी रचनाएं कबीर और तुलसी ने काशी में ही की थी, और इनकी रचनाओं ने यहाँ के लोगों को संबल प्रदान किया था। तो ये संभावना निश्चित है, ये संभावना है, और प्राप्त की इनकी पुस्तकों पर भी आधारित चित्र बने होंगे जो कहीं दबे पड़े हैं और प्राप्त नहीं होते या नष्ट हो गए। इसी प्रकार काल खंडलवाला के एक लेख में प्रमाण मिलता है कि 15वीं शताब्दी में जौनपुर, चुनार काशी का ही अंग था, उसके बीच में कोई सीमा रेखा नहीं थी अकबर शासन काल में। और काशी के जौनपुर काशी के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है और चुनार दक्षिण पश्चिम भाग में। यहाँ से प्राप्त दुर्गा सप्तशती, मृगावत, लौरचंदा, रागमाला के चित्र, कल्पसूत्र प्राप्त हुए हैं जो भारत कला भवन में संग्रहित हैं। काशी में भी इस प्रकार की रचना जरूर हुई होगी। ये जो 15वीं शताब्दी में जो चित्र बने थे, चित्रित पांडुलिपियां निर्मित की गई थी, वो धर्म विषयक से अलग प्रेम प्रसंग को उसमें चित्रित किया गया था तथा प्रकृति का चित्रण था। ये आंदोलन कुलीन वर्गीय था, जो शिक्षित मुस्लिम और हिंदू थे, उन्होंने धर्म से हटके प्रेम प्रसंगों को चित्रित करवाया था। काशी में भी इस तरह की चित्र जरूर बने होंगे, ऐसी संभावना है। और सर्वेक्षण के दौरान मैंने पाया कि बहुत मुश्किल होती है, कोई इवन संग्रहालय में भी जल्दी कोई दिखाता नहीं है। फिर भी मुझे जो प्राप्त हुई हैं पांडुलिपियां, दो भागों में विभाजित किया है। राजाओं के संरक्षण में चित्रित पांडुलिपि और दूसरी कुलीन वर्ग के संरक्षण में चित्रित पांडुलिपि। काशी नरेश यहाँ के काशी के राजा थे, उदित नारायण ने यहाँ पे रामचरितमानस चित्रित करवाया था। और ये रामचरितमानस इसी प्रकार राजा पत्नीमल ने भी करवाया था। इस वर्ग के सभी राजाओं के संरक्षण में जो चित्रित पांडुलिपियां हैं, वो सभी शास्त्रीय शैली की हैं। उस समय की प्रचलित सभी शैलियों का, जैसे राजस्थानी, कंपनी, मुगल शैली की विशेषताओं का इसमें
अंकन। अब मैं काशी नरेश, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। काशी नरेश। काशी नरेश उदित नारायण के संरक्षण में चित्रित पांडुलिपि में पूरी रामचरितमानस चित्रित की गई है। इसमें कुल 535 चित्र प्राप्त होते हैं। बालकांड में 157, अयोध्या कांड में 144, अरण्य कांड में 33, किष्किंधा कांड में 17, सुंदर कांड में 32, लंका कांड में 71, उत्तर कांड में 81 चित्र हैं। ये पोथी रूप में है और विद्या मंदिर संग्रहालय रामनगर काशी में आज भी संरक्षित है, लेकिन वो उसको देखना बहुत मुश्किल है। इस पांडुलिपि में क्रमिक चित्रण है। जो दोहा और चौपाइयां हैं वो पेज में हर पेज अलग है। बाइंड तो है, बाइंड नहीं सॉरी, पोथी रूप में है, लेकिन उसमें चित्र अलग अलग संरक्षित हैं। हर पेज पे सामने की ओर चित्र बना है और पीछे लेखन है। लेखन बहुत ही सुंदर सुस्पष्ट है। कुछ चित्रों में ऊपर और नीचे लेखन भी है और बीच में चित्र बने हुए हैं। वैसे तो ये पांडुलिपि रंगीन है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। सभी रंग खिले हुए रंगों का प्रयोग है। अगर राजा, रानी, दरबारी, अंगरक्षक सभी को हम अलग अलग देख सकते हैं, जितने भी पात्र हैं। साथ ही यहाँ प्रकृति में भी बड़े सुंदर रंग लगाए गए हैं, खिले हुए। और प्रकृति को इस प्रकार चित्रित किया गया है कि वो मुख्य पात्र को सहायता प्रदान करें, उनको केंद्र में रखें। कि इस चित्रित रामचरितमानस की का आकार 15 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा है। इसमें चित्र तो मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट है, वो भी राजा काशी नरेश के संरक्षण में जो पांडुलिपि है वो वहां से मैं फोटो नहीं, छायाचित्र नहीं ले पाई, वहां परमिशन नहीं थी। ये अमेरिकन सेंटर फॉर आर्ट इंडियन स्टडीज से लिया है मैंने, जिसमें कुछ चित्र मैं, चूंकि इतनी जल्दी सब कुछ निश्चित हुआ तो कुछ चित्र मैंने रखा है। ये पहला चित्र जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सुंदर कांड में मंगलाचरण प्रसंग का है, जिसमें तुलसीदास हनुमान जी की को नमन कर रहे हैं। इस चित्र में मात्र एक कथानक है, लेकिन कंपनी शैली का प्रभाव, ऊपर देखिए सीढ़ियों पे पर्सपेक्टिव। इसके पहले जो भी आलेखन था, यहाँ पे जो भी चित्र थे, राजस्थानी शैली में काल्पनिक पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया गया है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद यहाँ पे रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव दिखाई देता है, जो इस चित्र में विदित है।
शायद ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोग ठीक से नहीं देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट चित्र, सभी चित्रों में किनारे की ओर हाशिए बने हुए हैं। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे जो फ्लोरल डिजाइन में है, और हर इसमें फ्लोरल डिजाइन है, पुष्प और पत्तियां से इसको अनुरंजित किया गया है, और बीच में कुछ लाइंस दिखाई हैं। ये लाइंस फ्रेम की तरह दिखती हैं, जबकि फ्रेम है नहीं, ये फ्रेम नहीं है, ये चित्र का पार्ट है। और जो भी पात्र बनाए हैं, वृक्ष, देखिए 3 डायमेंशनल इफेक्ट दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं। रेखाएं, प्रत्येक आकृति जो है उसको फिनिश करने के लिए पतली रेखाओं का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट चित्र, अभिजीत जी, अभिजीत जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ये चित्र, इस चित्र में राम सीता विवाह का प्रसंग है और 2 फलक हैं, 2 कथानक एक साथ चल रहे हैं। नीचे की ओर बारात आगमन का चित्र है, महल के सामने वाद्य यंत्रों से, वाद्य को बजाने वाले लोग बारात के आगमन का स्वागत कर रहे हैं, और स्त्रियां, आप ऊपर देखिए खिड़की बनी हुई है जिसमें से स्त्रियां कुछ फूल गिरा रही हैं। इस ब्लैक एंड व्हाइट में प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब चित्र आप सीधे देखेंगे तो उसमें गिरते हुए फूल भी दिखाई देते हैं। और ऊपर के फलक पे सभी देवताएं, मध्य में सभी देवता गण, मुनिगण, पंडित, और बाईं ओर स्वयं विश्वामित्र सभी भोजन कर रहे हैं। इस प्रसंग का चित्रण है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे चित्र में आगे के वास्तुकला की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो सामने का और पीछे का लीनियर और एरियल दोनों पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे दिखाई देता है। और हर आकृतियां, जो दरबारी हैं वो अलग दिखते हैं, साधु अलग दिखाई देते हैं, देवता अलग दिखते हैं। नेक्स्ट चित्र, अगला चित्र, आप सुन पा रहे हैं अभिजीत जी? अभिजीत जी, ये चित्र लंका कांड का है। हाँ, ये चित्र लंका कांड का है। इसमें रावण अंगद संवाद, सबसे ऊपर हम अगर देखते हैं ये रावण का महल है। ऊपर की ओर बाईं तरफ शिव पार्वती का मंदिर है, नंदी चित्रित है, और दाहिनी ओर विभीषण का महल चित्रित किया गया है। मध्य फलक पे रावण से विनती करती हुई मंदोदरी चित्रित है, रानी मंदोदरी, और अन्य रानियां भी निर्मित की गई हैं। और सबसे नीचे फलक में एक तरफ, दाहिनी तरफ रावण और उनके सामने अंगद उपस्थित हैं। बाईं ओर रावण के दरबार के लोग चित्रित किए गए हैं। इस चित्र में भी आप देख रहे होंगे चारों ओर हाशिया बनाया गया है, और चित्र जो ज्योमेट्रिकल आर्ट की डिजाइन हम कहेंगे, और फ्रेम सा महसूस होता है।
ब्लैक एंड व्हाइट चित्र में कहीं भी आप इतने अच्छी तरह से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसका रंगीन चित्र बहुत सुंदर है। पर्सपेक्टिव भी इसमें दिखाई देता है। प्रकृति, पीछे पेड़ बनाए गए हैं जिसपे खिले हुए फूल हैं जो मुगल काल का राजस्थानी शैली की याद दिलाते हैं। एक ही फलक पर अनेक कथानक मुगल शैली की याद दिलाते हैं तथा फिनिशिंग और पर्सपेक्टिव कंपनी शैली की याद दिलाते हैं। इस चित्रावली में यहाँ की लोकल जो लोक कला है उसका भी थोड़ा सा आकारों में दर्शन होता है। नेक्स्ट, अगला चित्र सुधीर जी। अभिजीत जी, अभिजीत जी, ये चित्र बालकांड का है और रामचरितमानस में तुलसीदास सभी देवताओं का सबसे ऊपर देवता बने हुए हैं, बीच में मुनिवर हैं, नीचे धेनु बनाई गई है और सबसे नीचे नवग्रह चित्रित किए गए हैं, सबको नमन करते हुए दिखाया है। जितने वृक्ष चित्र में बने हैं आप देखिए, छाया प्रकाश राउंड शेप भी दिखाई देता है। छाया प्रकाश का इन चित्रों में प्रयोग किया गया है और यथार्थ के बहुत नजदीक ले जाते हैं। साधु जो भी आकृतियां बनाई गई हैं वो लगती हैं कि हाँ उसी तरह की हैं। इसमें भी हाशिया चारों ओर बना हुआ है। हाशिया हर चित्र में है। फ्लोरल डिजाइन है और बॉर्डर सा प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, मुख्य पात्र को सेंटर पॉइंट पे दिखाया जा रहा है। वो लाइट कलर के बनाए गए हैं और पीछे धरातल उसको आधार प्रदान कर रहा है। एक ही आधार पे कई कथानक जो शेष जगह नहीं मिलता, इस चित्रावली में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अभिजीत जी। ये चित्र विभीषण जब राम की शरण में आए थे उसका है। ऊपर पहाड़ी पे बाईं ओर विभीषण बैठे हुए हैं और उनके सामने जामवंत, सुग्रीव, हनुमान बैठे हैं जो आपस में मंत्रणा भी कर रहे हैं। संदेह की स्थिति में भी है कि ये कौन, क्यों आए हैं, मायावी राक्षस हैं, अलग अलग। दाहिनी तरफ पक्षी दिख रहे होंगे और उसके ऊपर गरुड़ और काकभिषुंड चित्र किए गए हैं। काकभिषुंड गरुड़ को कथानक सुना रहे हैं। ये अलग कथा है, इसी में चित्रित है। और नीचे के फलक पे मध्य में श्री राम का चित्रण है और विभीषण उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बाईं ओर श्री राम का चित्रण है, उसके पीछे लक्ष्मण है, सामने विभीषण खड़े हैं और उनके वार्तालाप चल रही है। नीचे नदी चित्रित की गई है जिसमें कुछ मगर, कुछ
इस तरह के तो नहीं होगा का चित्रण किया गया है। ऊपर की ओर बादल बनाए गए जो चित्र में स्पष्ट नहीं होते, बहुत सुंदर है। छोटे छोटे प्रसंग भी इसमें इतनी महीन चित्रित हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी जो दिख नहीं रहे हैं, घुमड़ते हुए बादल, इन दूर के पेड़, पास के पेड़, पहाड़, और पहाड़ों पर जो आकृतियां बनी हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। वो पीछे आकृतियों को केंद्रीयता प्रदान करने में सहयोग कर रही हैं पूरी चित्रावली में। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे किनारे हाशिया बनाया गया है। हाशिया मुगल शैली की देन है। यहाँ के पुराने चित्रों में हाशिया नहीं दिखाई देता है और डिजाइन उसी तरह की बनाई गई है। नेक्स्ट, अगला चित्र। ये चित्र राम लक्ष्मण सीता के वन गमन का है। इसमें फलक में ऊपर देखिए बीच में नदी है और पीछे नदी में कुछ दूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नदी में छोटी छोटी जो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन छोटे जीव जंतु चित्रित किए गए हैं। लेंस से देखने पे दिखाई देता है। पहाड़ चित्रित है और पहाड़ पे शिव पार्वती जो बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं उनकी लीला। नीचे फिर पानी का अंकन है। राम लक्ष्मण सीता के पीछे प्रभामंडल, विशेष आकृतियों में इस चित्रावली में हर जगह प्रभामंडल बनाया गया है। शिव पार्वती के भी पीछे प्रभामंडल बनाया गया है और आप देख रहे होंगे कि श्री राम के पीछे, श्री राम लक्ष्मण सीता जहां पे चित्रित हैं वहां पे डार्क बैकग्राउंड है, लेकिन उसमें राम लक्ष्मण अलग से दिख रहे हैं। इसी प्रकार शिव पार्वती जहां चित्रित है वहां पे पीछे लाइट बैकग्राउंड है। हल्के सफेद बर्फीले पहाड़ बनाए गए हैं, लेकिन शिव पार्वती की आकृति स्पष्ट और स्पष्ट हो रही है। ये वही वाला चित्र है। नेक्स्ट, अगला चित्र। ये चित्र शिव पार्वती संवाद का है। इसमें देखिए पर्सपेक्टिव बहुत सुंदर है। शिव पार्वती पीछे दूर के पेड़ दिख रहे हैं, ऊपर बादल, और बादल भी घुमड़ते हुए दिख रहे हैं। पीछे लाइंस दिख रही हैं, उसमें छोटे छोटे पक्षी भी उड़ते हुए दिखाए गए हैं। बीच में नदी है और शिव के जटा से गंगा निकलती हुई दिखाई गई है। नीचे, और इसमें ये भी चित्र अगर हम टोनल वैल्यूज में देखें तो इतनी सुंदर है कि मुख्य आकृति, मुख्य आकृति केंद्र में दिखाई दे गई है। पीछे पहाड़ पे छोटे छोटे पशु पक्षी बनाए हुए पे देखो, और सभी हल्के और गाढ़े रंग में इस तरह से चित्रित हैं कि सब स्पष्ट झलकते हैं। इस चित्र में भी
किनारे की ओर हाशिया है। दीपावली की विशेषता है कि हाशिया इसमें बहुत चौड़ा चौड़ा बनाया गया है, किसी में 1.5 इंच चौड़ा, किसी में 1 इंच चौड़ा, और वो भी उतना ही सुंदर है। लेकिन जो मुख्य विषय है वो उसको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करता है, वो उसे सौंदर्य प्रदान करता है। नेक्स्ट, ये चित्र राम सीता के अभिषेक का है, राज्याभिषेक का, जिसमें शिव पार्वती भी सामने चित्रित किए गए हैं, नंदी चामर हैं, और शिव जी पार्वती से अत्यंत प्रसन्न होके वार्ता कर रहे हैं कि अब संसार के जो ताप हैं वो नष्ट होंगे। इस तरह का प्रसंग है इसमें। इसमें भी देखिए पर्सपेक्टिव बहुत सुंदर है। दूर के बादल, वृक्ष, पहाड़, नदी, नदी में तरह तरह के पुष्प खिले हैं, जो प्रकृति भी आनंदित हो रही है। प्रतीकात्मक हम इसको चित्र कह सकते हैं कि प्रसन्नता प्रकृति में झलक रही है। राम सीता के पीछे लक्ष्मण जी खड़े हैं और नीचे हनुमान जी बैठे हुए हैं। इस चित्र में भी फ्लोरल डिजाइन में हाशिया बनाया गया है। जितने भी प्राकृतिक दृश्य हैं वो राजस्थानी शैली के, इस चित्रावली में राजस्थानी शैली को दिखाते हैं, और हाशिया मुगल शैली का प्रभाव दिखाता है, पर्सपेक्टिव कंपनी शैली का। नेक्स्ट, अगला चित्र, ये लंका कांड का राम रावण युद्ध का चित्र है। इसमें वृक्ष, तरह तरह के राक्षस, देखिए दूर पर भी बहुत लंबा बैकग्राउंड लिया गया है। दूर पे भी युद्ध दिख रहा है और पास का भी। अनेक राक्षस गिर के जमीन पर पड़े हुए हैं। ऊपर आकाश में गिद्ध और कुछ सिर राम के बाण के प्रभाव से उड़ रहे हैं। राम और लक्ष्मण के पीछे देखिए इतनी आकृतियां हैं, चित्र की विशेषता, इतनी आकृतियां हैं एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सभी स्पष्ट हैं और मूल विषय को पूर्णतः प्रदर्शित कर रही हैं। राक्षसों को ज्यादातर डार्क कलर से बनाया गया है चित्र में। पीछे की ओर घुड़सवार, हाथी सवार दाहिनी तरफ कोने में दिखाए गए हैं युद्ध करते हुए। बीच बीच में वृक्षांकन है। छाया प्रकाश का प्रभाव भी इसमें स्पष्ट झलकता है। पेड़ राउंड दिखाई दे रहे हैं, जमीन, दूर की जमीन, पास की जमीन, सब स्पष्ट दिखाई देती है। अगला, नेक्स्ट, ये चित्र बहुत सुंदर है लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये राम लक्ष्मण सीता के वन गमन का अंकन है। इसमें ऊपर की ओर दशरथ, कौशल्या, सुमंत से कुछ वार्ता करते हुए चित्रित किए गए हैं। दाहिनी और बाईं ओर कुछ रानियां और दासियों का चित्रण है। मध्य में दरबारी दिखाए गए हैं और इसमें हम बीच में
सबसे नीचे, पता नहीं आप लोग को स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, बाईं ओर निकलते हुए, महल से निकलते हुए राम लक्ष्मण सीता चित्रित किए गए हैं और अयोध्या वासियों से मिल रहे हैं। दाहिनी ओर मुनियों से मिलने का, जो साधु संत हैं उनसे विदा लेने का प्रसंग चित्रित है। और सबसे नीचे वन की ओर जाते हुए चित्रित किए गए हैं। एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इतने सारे कथानक, इतनी सारी मंजिलें, वास्तु की दूरी का आभास, पास के चित्र, सब स्पष्ट समझ में आते हैं। और चित्र में, इस चित्र में भी हाशिया फ्लोरल डिजाइन में बनाया गया है और फ्रेम का अनुभव हो रहा है। तो चित्र में 3 डायमेंशनल प्रभाव भी दिखाई देता है, जो अन्य चित्रों में नहीं मिलता है, वो इसमें मिलता है। दरबारियों की वेशभूषा, राजा की वेशभूषा, सबका बहुत सुंदर अंकन हुआ है। नेक्स्ट, अगला चित्र, ये धनुष यज्ञ का प्रसंग है। इसमें सबसे नीचे राजा जनक और दरबारी नहीं, कुछ लोग चित्रित किए गए हैं। ऊपर की ओर, मध्य में, बाईं ओर, शुरू में विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण दिखाए गए हैं और उससे आगे, और जनक जी को प्रणाम करते हुए चित्रित किया गया है विश्वामित्र को। और उससे आगे उनको जनक जी राम लक्ष्मण को लेके यज्ञशाला की ओर जा रहे हैं। बाईं ओर, सॉरी, दाहिनी ओर अनेक राज्यों से आए हुए राजा विराजमान हैं। मध्य में जनक को पुनः एक अलग कथानक शुरू होता है। मध्य में जनक को चित्रित किया गया, जिनके सामने रामचंद्र बैठे हुए हैं। दाहिनी तरफ विश्वामित्र, राम लक्ष्मण बैठे हुए चित्रित किए गए हैं, वो अलग कथानक है। सामने अनेक राजा बैठे हुए हैं और ऊपर की मंजिल में सीता को जयमाल लिए चित्रित किया गया है। उनकी अनेक सखियां हैं। एक प्रसंग, अब हम इसको कह सकते हैं कि 3-4 कथानक एक साथ चल रहे हैं। पर्सपेक्टिव की दृष्टि से भी अगर हम इस चित्र को देखें तो बहुत सुंदर पर्सपेक्टिव है। दूर महल के पीछे का भी चित्रण दिखाई दे रहा है। प्रकृति, वास्तु, डिजाइन, आकृतियां सभी अपना प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम है। बीच में धनुष दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है या नहीं? बीच में धनुष चित्रित किया गया है जो रखा हुआ है। इसमें भी किनारे आप देख पा रहे होंगे, हाशिया बना हुआ है और हाशिया के अंदर जिस तरह से लाइन खींची गई है तो लगता है कि लकड़ी का फ्रेम है। चित्र कहीं भी चित्र नहीं लगता, 3 डायमेंशनल इफेक्ट दिखाई देता है। एक ही चित्र में एरियल और लीनियर दोनों पर्सपेक्टिव दिखाई देते हैं। सारे रंग खिले हुए दिखते हैं। पतली महीन रेखाओं से सारी आकृतियों को बांधा गया है। कहीं भी मोटी रेखा नहीं दिखाई देती है चित्र में। और छोटी छोटी चीजों का भी बड़ा सुंदर अंकन किया गया है, जो हम बहुत महीन अंकन कहेंगे। इतने वो इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट,
वैसे तो जैसा मैंने बताया कि उदित नारायण द्वारा बनाई हुई रामचरितमानस जो रामनगर विद्या मंदिर संग्रहालय में संरक्षित है, बहुत सुंदर है। और इसके और उसमें 535 चित्र हैं, लेकिन मैं बहुत थोड़े से चित्र दिखा पाई हूँ। अब अगला मैं दूसरे राजा पट्नीमल के विषय में, उनके संरक्षण में चित्रित रामचरितमानस का संदर्भ बताने जा रही हूँ। राजा पट्नीमल भारत कला भवन के संस्थापक रायकृष्ण दास के पूर्वज थे। मुगल दरबार से राजा पट्नीमल एवं वंशजों को राय की उपाधि तथा पंच हजारी मनसबदारी प्राप्त हुई थी। भारत कला भवन में इसकी सनद संग्रहित है। दीवानी हस्तांतरित होने पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता में चले गए। पट्नीमल ने कई राज्यों एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि करवाई, जिससे उन्हें अथाह संपत्ति प्राप्त हुई। पट्नीमल की राजभक्ति से प्रसन्न होकर लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 20 अगस्त 1831 ईस्वी को उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। व्यापार में भी उन्होंने अभूतपूर्व उन्नति की। पट्नीमल का जन्म 1770 एवं मृत्यु 1844 में हुई। उनका काफी समय काशी में बीता। काशी के ठठेरी बाजार में उनकी एक हवेली थी और नाटी इमली में दूसरी। नाटी इमली की हवेली अभी भी, अब तो 10 वर्षों से मैं नहीं बता सकती, लेकिन अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद थी मेरे सामने। उन्होंने काशी में रह के बहुत से चित्र बनवाए थे। उनके निजी संग्रह से भारत कला भवन वाराणसी को रामचरितमानस के बाल कांड के कुल 154 चित्र प्राप्त हुए थे, जो वहां संग्रहित हैं। इसमें भी पूरा बालकांड चित्रित नहीं है। राम सीता विवाह तक, जयमाल प्रसंग तक का चित्र प्राप्त होता है। ये पांडुलिपि 18 इंच, पांडुलिपि तो नहीं कहेंगे क्योंकि पूरी नहीं है, ऊपर नीचे इसमें लेखन है। ये 18 इंच लंबी और 12 इंच चौड़ी है। इस श्रृंखला के सभी चित्र राजस्थानी प्रभाव और मुगल प्रभाव से युक्त पाए जाते हैं। विद्वानों ने इसे जयपुर शैली का भी कहा है। इस प्रकार चूंकि राजा का खिताब प्राप्त था, तो इनको मैंने राजाओं की श्रेणी में ही रखा है। और इनके द्वारा बनाए गए, इनके संरक्षण में चित्र भी सुंदर है। नेक्स्ट ये यहाँ पे ये कला भवन में संरक्षित है ये सारे चित्र। तो इसका मैं छाया चित्र खींच पाई। इस चित्र में राम लक्ष्मण, अब ये परशुराम लक्ष्मण संवाद को चित्रित किया गया है। बीच में स्पष्ट दिख रहा होगा रंगीन चित्र होने की वजह से। परशुराम सामने खड़े हैं और राम और लक्ष्मण के पीछे मुनिगण हैं। ऊपर जनक अपने अन्य राजाओं के साथ, नीचे भी अन्य राजा बैठे हुए चित्रित किए गए हैं। यहाँ पीछे वरांडे का कुछ जैसा कुछ प्रतीत होता है। यहाँ के चित्र में भी रंगों का अंकन बड़ा सुंदर है, जो अभी इसमें उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सब जगह प्राकृतिक रंग लगाए गए हैं और जो
जब तक मैंने देखा था वैसे ही खिलते हुए रंग थे। ये चित्र बाइंड नहीं है, हर पेज अलग अलग है। ऊपर से मोटी दफ्ती और नीचे मोटी दफ्ती से उसे बांधा गया है। हर चित्र को हम अलग अलग देख सकते हैं। यहाँ से प्राप्त ज्यादातर चित्रों में मध्य में चित्रण हुआ है और ऊपर नीचे लेखांकन है और बहुत सुंदर लिपियां हैं। इस चित्र में शायद नहीं है, अगले चित्र में, नेक्स्ट। इसके ज्यादातर चित्रों में ऊपर नीचे दोहा और चौपाई चित्रित है। इस चित्र में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए 3 फलक में ये चित्र बांटा गया है। ऊपर बादल, पेड़, बीच में थोड़ी ऊंची जमीन जो कुछ मकान दिखाए गए हैं, और ये जयमाल का प्रसंग है। सीता जी राम और लक्ष्मण पीछे चित्रित किए गए हैं। दाहिनी ओर और बाईं ओर से सीता जी जयमाल लेके आ रही हैं। नीचे की ओर कुछ कुछ ग्राम दृश्य है जिसमें दो स्त्रियां चित्रित की गई हैं। कुछ कुएं से पानी ले, बाईं ओर मंदिर है और पेड़ों की श्रृंखला चित्रित की गई है। छाया प्रकाश का इन चित्रों में भी प्रयोग हुआ है। हाशिया इन चित्रों में भी बना है, लेकिन बीच में लाल मोटी रेखा जो जयपुर शैली की याद करता है दिखाई देती है ज्यादातर चित्रों में। और हाशिए में फूल पत्ती बने हुए हैं, लेकिन डिजाइन का पैटर्न अलग है। प्रकृति और आकृति दोनों ही इसमें सुंदर दिखाई देती है। आकृतियां थोड़ी सी छोटे आकार की हैं जो यहाँ की लोक शैली की याद दिलाती हैं। नेक्स्ट चित्र। इसमें एक पृष्ठ पे 2-3 कथानक हैं। ऐसा एक और बीच में मध्य में बाईं ओर सीता जी जयमाल लिए हुए हैं, लेकिन सखी से कुछ संकोच का भाव है। सखी उनको कुछ समझा रही है। बाईं ओर सखी के समझाने पे वो राम के पास जाके जयमाल पहनाने जा रही हैं। चारों ओर दरबारीगण बैठे हुए हैं। बाईं ओर ऊपर की ओर राजा जनक चित्रित किए गए हैं। दाहिनी ओर घुड़सवार, हाथी सवार है, जो उस समय की संस्कृति थी कि रानियों के साथ, लड़की के साथ घुड़सवार और हाथी सवार इस तरह भी किए जाते थे। कुछ उसी तरह का संदर्भ है। नीचे की ओर सीता और राम को बैठे हुए चित्रित किया गया है बगही में, और इसमें भी हाशिया है। लेकिन एक जो उदित नारायण द्वारा बनवाई हुई चित्रावली है, रामचरितमानस पांडुलिपि, और राजा पटनीमल द्वारा बनवाई हुई पांडुलिपि, आपने उसको भी देखा। और इसमें भी पर्सपेक्टिव है, लेकिन उसमें बहुत सुंदर पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है। एरियल और लीनियर दोनों तरह के पर्सपेक्टिव दिखाई देते हैं, जो इस चित्र में बने तो हैं लेकिन उस कैटेगरी के नहीं है। नेक्स्ट। ये पार्वती जी का
पार्वती जी और उनकी माँ किनारे की ओर रानियां। इसमें देखिए ऊपर नीचे लेखन इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके जितने ज्यादातर जो पेज थे सब पे लेखन है और लेखन बड़ा स्पष्ट है, आप पढ़ सकते हैं। जननी उमा बिलु कहीं, और ऐसा लग रहा है कि माता पार्वती को कुछ समझा रही हैं नारी धर्म के विषय में, जो इसमें चित्रित किया गया है। दूर पे बादल दिखाए गए हैं, लेकिन प्रकृति का उतना सुंदर अंकन इस चित्रावली में नहीं मिलता जो उदित नारायण द्वारा बनवाई हुई रामचरितमानस में मिलता है। नेक्स्ट, ये चित्र जनक वाटिका का है और ये भारत कला भवन के फोल्डर में संग्रहित है ये, और इसके आगे एक राम का विश्व रूप दर्शन है, उससे वो चित्र मैंने लिया था। ये ट्रेजर्स ऑफ इंडिया के फोल्डर में रखा गया है। ये बहुत सुंदर चित्र है। देखिए इसमें फलक, दूर की चीज भी दिखाई दे रही है, दूर में महल, दाहिनी ओर देवी का मंदिर बना हुआ है और सीता जी दर्शन करके लौट रही हैं अपनी सखियों के साथ। बहुत सारी नारियों का चित्रण है, लेकिन सीता जी के पीछे प्रभा मंडल है बीच में, जो उनके मुख्य रूप को प्रदर्शित करता है। प्रकृति खिली हुई, जैसे लगता है चारों ओर प्रसन्नता दिखाई दे रही है, का चित्रण है। नीचे कुछ बाईं ओर राम लक्ष्मण चित्रित किए गए हैं जो विस्मय भाव से देख रहे हैं, और दाहिनी तरफ कुछ स्त्रियां पुष्प तोड़ रही हैं। हर एक आकृति और प्रकृति दोनों का सामंजस्य इसमें बहुत सुंदर दिखाया गया है। आकृतियों में और प्रकृति में पतली लाइन का प्रयोग किया गया है जो स्पष्ट नहीं है, लेकिन आकार को बांधने में पूरी तरह से सक्षम है। खिलते हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर दोनों ही प्रयोग किए गए हैं। इसमें भी हाशिया था, इस चित्र में हाशिया नहीं दिखाई दे रहा है। और एक एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को भी देखिए, किनारे की ओर इसमें वानर थे जो में दिखाई नहीं दे रहे हैं। शायद जरा साइड में करिए इस चित्र को, अभिजीत जी जरा इस चित्र को साइड, नहीं उसी चित्र को साइड में करिए, वो दिख नहीं रहा। अच्छा जाने दीजिए। नेक्स्ट, छोटे छोटे पीछे वानर बनाए गए हैं, पक्षी बनाए गए हैं। ये चित्र राम जन्म का है। बाईं ओर कौशल्या की गोद में रामचंद्र हैं और बड़े विस्मय से कौशल्या राम को देख रही हैं, निहार रही हैं। मध्य भाग में कुछ रानियां भी चित्रित हैं और नीचे द्वारपाल खड़े चित्रित किए गए हैं। दूर का महल भी पीछे दिखाया गया है, प्रकृति चित्रित की गई है, और सारा कथानक, दो तीन कथानक एक ही फलक पर चित्रित है। बड़े ब्राइट रंग लगे हुए हैं और सारी आकृतियां स्पष्ट हैं और यथार्थवादी थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है। काल्पनिक और रियलिस्टिक दोनों पर्सपेक्टिव है इसमें। नीचे भी दिखाई, नीचे का अंकन, मध्य का अंकन, दूर के पीछे का अंकन,
एक ही फलक पे दिखता है। हाँ, नेक्स्ट, अगला चित्र, ये राम के विश्व रूप दर्शन का है, जिसमें माता कौशल्या आंख बंद कर लेती है उनका रूप देख के। ये चित्र भी बहुत सुंदर है और ट्रेजर्स ऑफ इंडिया फोल्डर में रखा हुआ है। आप इसमें ऊपर स्पष्ट शब्द आप पढ़ सकते हैं, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। और राम की आकृति में पूरा विश्व का छोटा छोटा बड़ा सुंदर अंकन हुआ है। इसमें एरियल पर्सपेक्टिव भी दिखाई देता है, दूर की चीज बहुत दूर दिख रही है, पास की चीज पास दिख रही है। पूरी प्रकृति जैसे प्रसन्नता से झूम रही हो, इस तरह का कुछ प्रसंग है। प्रतीकात्मक रंग हम कह सकते हैं कि लगा हुआ है। इसमें हाशिया भी बहुत सुंदर है और पुष्प पत्तियों के साथ पक्षियों का भी प्रयोग हुआ है हाशियों में। ये राजस्थानी शैली और मुगल प्रभाव दोनों को दिखाता है। नेक्स्ट, ये धनुष यज्ञ का ही ये चित्रण है। इसमें देखिए कि चारों ओर विभिन्न देशों के राजा बनाए गए हैं। मध्य में सीता जयमाल लेके सखियों के साथ चित्रित की गई हैं। ऊपर राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र चित्रित है और सबसे ऊपर कुछ झरोखों में स्त्रियों का चित्रण किया गया है जो इस यज्ञ को देख रही हैं। इसको हम इस चित्र में जो संयोजन है उसको हम डिजाइन वाला संयोजन कह सकते हैं। कलाकार ने इस तरह से आकृतियों को रखा है कि डिजाइन उत्पन्न होती है। मुख्य आकृति और पर भी ध्यान जाता है और शीर्ष आकृतियों पर भी। रंगों का बड़ा सुंदर अंकन है, छोटी छोटी चीजों को भी चित्रित किया गया है। नेक्स्ट, शायद अब ये खत्म हो गया, टाइम भी हो रहा। कुछ पांडुलिपियां मुझे कुलीन वर्ग के संरक्षण में चित्रित प्राप्त हुई, जिसमें दुर्गा सप्तशती जो संवत उसमें लिखा हुआ है, दुर्गा सप्तशती में संवत 1830 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को की एकादशी को ये पूर्ण हुई थी। नाथुराम जोशी ने इसमें लेखन कार्य और चित्र दोनों बनाया था। इस दुर्गा सप्तशती में कुल 19 चित्र हैं। पांडुलिपि 9 इंच लंबी और 4.5 इंच चौड़ी है। ऊपर नीचे सुरक्षा कवच लकड़ी का लगा हुआ है। कागज पर लेखन और चित्र निर्मित है। लेखन काले रंग से और प्रमुख अब इसका चित्र तो आगे है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि प्रमुख जो चित्र है मोटी रेखाओं से बनाया गया चित्र, मैं बाद में दिखाऊंगी। नेक्स्ट, दुर्गा सप्तशती के साथ यहाँ पे राज्य संग्रहालय, अच्छा ये दुर्गा सप्तशती का चित्र है। ये जो कुलीन वर्गीय संरक्षण में जो चित्र बने हैं, ये एक कथानक ही एक फलक पर बनाया गया है और लाल और काले जहां पे भी चित्र है वहां लाल रंग से लिखा गया है और किनारे किनारे काले रंग से, लेकिन शेष
जो लेखन कार्य है वो काले रंग से किया गया है। आकृतियों पे कुछ लोक कलाकारों द्वारा चित्रित की गई है, चित्र दिखाई देता है। वो उस तरह की जो रामचरितमानस के जो चित्रकार थे उस तरह के मजे हुए कलाकार नहीं लगते हैं। इस संदर्भ में एक चीज रखना चाहूंगी कि इस तरह की ये पांडुलिपि मुझे अपने रिश्तेदार के घर से प्राप्त हुई थी, और वो यहाँ इस तरह की पांडुलिपि काफी दबी पड़ी होगी जो लोग दिखाते नहीं हैं, और ये आप नहीं समय नहीं है और बाद में आइएगा, ये जो चूंकि परिचित थे इन्होंने हमको दे दी थी, और बाद में उनके आदेश के हिसाब से मैंने भारत कला भवन को में संरक्षित करवा दिया था। इसमें ये देखिए चामुंडा देवी का चित्र है। नेक्स्ट चित्र रंग का प्रयोग किया गया, प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग किया गया है। चित्र विषय को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफल है। नीचे कटी हुई आकृतियां बनाई गई हैं। अगला चित्र, लेकिन इन चित्रों में कहीं भी हाशिया या इस तरह का चित्रण नहीं हुआ है। इसमें महाकाली को चित्रित किया गया है और नीचे महिषासुर मर्दिनी का चित्रण है। इस तरह इस कुलीन वर्गीय संरक्षण जो भी चित्र बने हैं वो विषय को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः सफल है। रंगों का भी अंकन शुद्ध रंगों का भी प्रयोग, शुद्ध एवं मिश्रित रंगों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन जो फिनिशिंग लाइन जिसको कहते हैं हम, वो थोड़ी मोटी बनाई गई है। उस तरह की महीनकारी जो राजाओं के संरक्षण में चित्र बने थे नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट, अगला चित्र, ये चित्र अयोध्या राम कथा संग्रहालय अयोध्या से मैंने इसका चित्र प्राप्त किया था। यहाँ पे रामचरितमानस पे आधारित 26 चित्र प्राप्त होते हैं इस चित्र पांडुलिपि में, और पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है लेकिन चित्र मात्र 26 हैं। सभी चित्र 18 इंच इंटू 5 इंच के हैं। काशी के लोक कलाकारों द्वारा बनाए गए दिखते हैं। कुछ चित्रों में चित्र के साथ सामने की ओर आलेखन है और पीछे की ओर भी लेखन है। चित्र में आकृतियां भावपूर्ण हैं। विषय की पूर्णतः अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन बहुत कम रंग का प्रयोग दिखाई देता। आप देख रहे होंगे ऊपर रावण की मृत्यु का प्रसंग है जिसमें मंदोदरी और अन्य उनकी रानियां रोती बिलखती चित्रित की गई हैं। नीचे राम लक्ष्मण के समक्ष हनुमान वानर की सेना के साथ चित्रित किए गए हैं। विषय वस्तु को ये चित्र पूरी तरह प्रदर्शित करते हैं, पर उस तरह की शिल्पकारिता और इन चित्रों में नहीं दिखाई देती है। भावाभिव्यक्ति पूर्णतः है। प्रकृति का अंकन बहुत कम हुआ है। एक चित्र में एक ही कथानक है। नेक्स्ट, ये भी उसी रामकथा संग्रहालय अयोध्या का चित्र है।
और प्रसंग आप देख ही रहे होंगे, लिखा हुआ है राम लक्ष्मण, अरे राम सीता चित्रित किए गए हैं। बाईं ओर स्वर्ण का हिरण है, पीछे वृक्ष बनाए गए हैं, लेकिन उस तरह की क्वालिटी नहीं दिखाई देती है चित्र में। नीचे मुझे पूरा चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, आप थोड़ा सा ऊपर करें, मैं चित्र देख नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट दिखाइए। ये राजा दशरथ और माता कौशल्या का प्रसंग, इसमें राम वन गमन की जब बात की जा रही है, वो दुखी चित्रित किए गए हैं। ये चित्र उसी राम कथा संग्रहालय अयोध्या में संग्रहित है और नीचे लेखन हुआ है। चित्र का जो भी प्रसंग है, विषय वस्तु है, वो पूरी तरह से उसमें सारी आकृतियां भावयुक्त हैं। खिलते हुए रंगों का प्रयोग किया गया है, पर सारे चित्र जो यहाँ पे प्राप्त होते हैं उसमें करीब करीब एक ही तरह के रंग लगे हुए हैं, कुछ विविधता नहीं दिखती है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला चित्र दिखाएं। हाँ, राज्य संग्रहालय लखनऊ में भी मुझे 2 पांडुलिपि ये पांडुलिपि पुस्तक रूप में नहीं है, ये रोल के रूप में है और संस्कृत भाषा में इसमें लेखन कार्य हुआ है। आप देख पा रहे होंगे दोनों चित्र, एक में राम और रावण का अंकन है, दूसरा चित्र मुझे दिख नहीं रहा है इस फोटोग्राफ में, इसमें वानर सेना दिखाई गई है। ये चित्र आध्यात्म रामायण का है। यहाँ पे 2 पांडुलिपि थी जो पुस्तक रूप में ना होके रोल के रूप में थी। ये 1754 ईस्वी में निर्मित है। आध्यात्म रामायण और श्रीमद् भागवत भी इसी समय चित्रित की गई है। इस पांडुलिपि को काशी निवासी मुन्नीलाल गुजराती से संग्रहालय ने क्रय किया था। दोनों पांडुलिपियां संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। पूरी रामायण में कुल 34 चित्र और भागवत में 24 चित्र प्राप्त होते हैं, अंकित हैं। नेक्स्ट पीताम्बरा देवी मंदिर है बनारस काशी में। यहाँ पे पुस्तक रूप में पांडुलिपि नहीं थी, चित्र के रूप में अलग अलग थी। कुल 132 श्लोकों पर आधारित चित्र थे। भागवत के 5वें श्लोक पर आधारित परम ब्रह्म के 12 अवतारों के 12 चित्र, भागवत के 10वें स्कंद के श्लोक पर आधारित 62 कृष्ण के 62 चित्र, दुर्गा सप्तशती श्लोक पर आधारित 58 चित्र, सारे चित्र 18 इंच इंटू 24 इंच लंबे और चौड़े हैं, मतलब फुल साइज पेपर पे इन्हें अंकित किया गया है। और इन चित्रों को, ये सारे चित्र मंदिर के ट्रस्टी आर के नागर के घर में उस्ताद मूलचंद और उनके पुत्र बटुक लाल द्वारा बनाए गए थे। चित्र में कहीं नाम नहीं है,
लेकिन वहां के जो नागर के पुत्र थे उन्होंने बताया, ये चित्र बड़ी मुश्किल से 2 चित्र उन्होंने हमें खींचने को दिए। मैं खींचने की अनुमति प्रदान की, शेष चित्रों की अनुमति नहीं थी, और ये दिखाना भी नहीं चाहते थे। बहुत अनुनय विनय के बाद इन्होंने दिखाया, कुछ चित्र दिखाए और 2 चित्र की फोटो खींचने की अनुमति प्रदान की। ये चित्र भी बड़े सुंदर बने हुए हैं, मुगल कलम और राजस्थानी कलम की याद दिलाते हैं। ऊपर चीरहरण का दृश्य है, वृक्ष पुष्पों से अलंकृत चित्रित किया गया है, वृक्ष पर बैठे हुए कृष्ण हैं और नीचे गोपियां दिखाई गई हैं। जो कि शीशा लगा हुआ था इसलिए चित्र स्पष्ट नहीं आ पाया, और नीचे वो गोपियों के साथ कृष्ण चित्रित किए गए हैं। यहाँ के चित्रों में भी खिलते हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी शैली की अलंकारिकता और मुगल शैली की मिश्रित रंग योजना दिखाई देती है। रेखाएं लयपूर्ण महीन है, छाया प्रकाश का प्रयोग किया गया है। आकृतियां भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। मानव आकृति के साथ पशु पक्षियों का भी बड़ी सूक्ष्मता से अंकन किया गया है। सारे चित्रों में एक एक बाल दिखाई देते हैं और बड़े सुंदर रंग, प्रभावशाली रंग लगाए गए हैं। ये इन चित्रों को राजाओं के संरक्षण में जो चित्र बने हैं उनके करीब हम पाते हैं शेष कुलीन वर्णों से। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त आर्य भाषा पुस्तकालय नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी में एक पांडुलिपि, चित्रित पांडुलिपि मुझे प्राप्त हुई। इसमें 6 पुस्तकों का एक साथ 6 पुस्तक बाइंड की गई हैं। ये संवत 1947 विक्रम सदी में निर्मित हुई थी। पुस्तक में गीता पंचरत्न, गणेश, भुजंग श्रोत, श्रीमद् भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्मस्तव राज, मनुस्मृति और गजेंद्र मोक्ष को एक साथ पुस्तक रूप में बाइंड किया गया है। इस पांडुलिपि में कुल 16 चित्र में है। पुस्तक का आकार 3 इंच इंटू 6 इंच है। इसके चित्र कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विषय वस्तु को पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं। कुछ आगे चित्र दिखाएं। कुलीन वर्गीय संरक्षण से आगे थोड़े से 2-4 चित्र हैं। अभिजीत जी, हाँ, ये चित्र कुछ फोटोग्राफ्स मुझे फोटो प्रिंट, जो मैंने शुरू में बात की थी कि 15वीं शताब्दी में जौनपुर में लॉर्ड चंदा, मृदावत, कल्पसूत्र और राग रागनियों के चित्र मिले थे। तो कुछ चित्र ये हैं, उसके ही हैं, लॉर्ड चंदा के। ये मैंने अब इसमें देखिए 15वीं शताब्दी में जो चित्र शैली, अपभ्रंश शैली जिसे कहा जाता था, वो साफ दिखाई देता है। बड़ी बड़ी आंखें, पतले हुए हाथ, आकृतियां उस समय की याद दिलाती हैं। इसमें अगला 2-3 चित्र है, उसको आप दिखा दें। नेक्स्ट,
ये उसी कथानक से संबंधित चित्र है और मुझे बाहर फोटो कुछ छवि मैगजीन से ये फोटोग्राफ मुझे मिला था। ये भारत कला भवन में संग्रहित है, लेकिन इसके विषय में मैं देख नहीं पाई थी। आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट, हाँ, पूरी वार्ता खत्म हो गई। ये भी चित्र मृगावत की ही, अरे लॉर्ड चंदा की है। इसमें उस समय जो 15वीं शताब्दी में अपभ्रंश शैली या जिसे गुजराती शैली कहा जाता था, उसी तरह का चित्रण मिलता है। पीछे लाल रंग का प्रयोग किया गया है, लाल पीले शुद्ध रंगों का प्रयोग है, मोटी लाइन के द्वारा आकृतियों की फिनिशिंग की गई है। नेक्स्ट, ये भी चित्र लॉर्ड चंदा का है। आप उस समय की प्रचलित शैली अपभ्रंश शैली में चित्र किया गया है। अब मैं अपना सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इस सहयोग किया। अभी श्रीधर जी और अभिजीत जी का। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के सभी सदस्यों का कि कुछ मेरे सर्वेक्षण सबके सामने आ पाएंगे। और मुख्य रूप से सुधीर लाल जी का, जो कुछ भी श्वेता पांडे जी का। हाँ, श्वेता जी, आपसे निवेदन करेंगे कि आप कुछ अध्यक्षीय वक्तव्य कहें। श्वेता जी। जी जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर प्रेम कुमारी जी को बहुत ही अभिवादन करूंगी उनका, क्योंकि बहुत ही, मैं ये बोलूंगी कि रंगों का त्योहार आ रहा है और हमारे सामने पूरी रंगों की दुनिया खोल दी आपने। बहुत ही अच्छा ये व्याख्यान रहा। जैसे सुधीर जी ने कहा, वादे वादे जायते तत्वबोधः, ऐसे ही आज के इस तत्वबोध व्याख्यान में हमने डॉक्टर प्रेम कुमारी जी का जो ये रंगपूर्ण, रसपूर्ण तो है ही, लेकिन रंगपूर्ण इस व्याख्यान के द्वारा सभी लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। और जैसे देखते हैं कि मैडम ने बताया कि उनका जो विषय रहा काशी से प्राप्त चित्रित पांडुलिपियां, उसमें कितने सारे अलग अलग भंडारों से, अलग अलग मंदिर, अलग अलग जगहों से उन्होंने ये सारी पांडुलिपियों को प्राप्त करने का जो परिश्रम किया, क्योंकि पांडुलिपि को प्राप्त करना और उसमें भी सचित्र पांडुलिपि को प्राप्त करके उसके ज्यादा परिचित होंगे, बहुत मुश्किल होती है जी, कोई दिखाने तो के लिए तैयार नहीं होता। जी, तो ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो पांडुलिपियों को प्राप्त करना और खास करके सचित्र को, तो इसको प्राप्त करना, उसके ऊपर इतना गहरा आपका जो विश्लेषण रहा, बहुत ही विस्तृत विश्लेषण आपने जो दिया, ये बहुत ही सराहनीय है। और आपने जो बताया कि कुछ लोगों के नाम भी मिल रहे हैं जो स्वयं जो ग्रंथ के लेखक भी है
और वो स्वयं चित्रकार भी है। तो ये हाँ। एक बहुत विशेष बात रही। और जानने की ये आवश्यकता रहती है कि क्या इन चित्रकारों की ये पूरी जो ट्रेडिशन रही है क्या, कि ये लोग किस प्रदेश में ये चित्र बनाते थे, और भी उन्होंने कितने इस तरह के चित्र बनाए हैं, और क्या उनका पूरा परिवार इसमें लगता था, ये क्या उनका पीढ़ी हाँ दर हाँ पीढ़ी पूरे हाँ परिवार का एक व्यवसाय था, क्या ये सभी कलाकार रहे हैं? तो ये नहीं एक नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से और कला की दृष्टि से ये जानना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ये जो कुलीन वर्गीय जो चित्र प्राप्त हुए, बनारस में एक परंपरा थी, मैंने भी बचपन में देखा है हाँ जी। कि लोग चित्रकार हुआ करते थे जो विभिन्न त्योहारों पे या घर में कोई हाँ पर्व हुआ तो जी मंदिरों को, घर को चित्रित करवाते थे कुछ लोग, और ये लोग चित्रकार आते जी। थे और हाँ तुरंत ही कुछ इनका रंग और ब्रश भी, मुझे कुछ तब अकल नहीं थी, कुछ लकड़ी में कुछ बांध के चित्र बनाते थे, और देखते देखते एक जो मुख्य चित्रकार होता था वो लाइन ड्राइंग करता था और उसके बच्चे या सहयोगी उसमें रंग भरते थे और आकृतियां बहुत भावपूर्ण होती थी। जी ये परंपरा बहुत दिनों तक थी, अब नहीं मिलते चित्र। जी। राजस्थान में अभी भी शायद हो, नहीं कह सकती, लेकिन बनारस में तो अब नहीं दिखाई देता। इधर मैं कुछ सालों से गई भी नहीं हूँ तो मैं नहीं जी बता सकती। जी। और राजस्थान शैली की आपने बात की, क्योंकि बहुत सारे चित्र आपने बताए, राजस्थान और मुगल शैली का मिश्रण है इसमें। तो राजस्थान। राजाओं, हाँ सॉरी, जी जी जी, अब हाँ बोलिए। बोलो। जी, तो राजस्थान शैली के जो चित्र है उसमें मैं कुछ ये बात करना चाहूंगी। जैसे मैंने अभी व्याख्यान जो दिया था वो विज्ञप्ति पत्र पर। तो विज्ञप्ति पत्र जो है वो मेनली राजस्थान और गुजरात से पाए जाते हैं। भारत के अन्य प्रदेशों में है, लेकिन क्योंकि ये जैन शैली के चित्र है, जैन ग्रंथ है, तो जैन ग्रंथों में जब ये चित्र पाए जाते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि जो जैन यति है, जो जैन ऋषि है या मुनि है, वो जब ग्रंथ लिखते हैं तो साथ में उनके साथ उनके चित्रकार भी रहते थे। तो जैसे उन्होंने कुछ श्लोक लिख दिए, कुछ ग्रंथ लिख दिया और बीच में कुछ जगह रिक्त छोड़ दी, तो उसको फिर वो जो उनके चित्रकार थे वो उसमें चित्र बनाते थे। तो क्या इस तरह की शैली, इस तरह की ट्रेडिशन वहां भी, काशी में भी रही क्या? जरूर रहा होगा। जी जो राजाओं के द्वारा, राजाओं के संरक्षण में जो चित्र बने हैं उस पर लेखन भी बहुत सुंदर है और चित्र भी बहुत सुंदर है। और मुझको लगता है कि कहीं चित्रकारों का नाम नहीं आता, जी लेकिन चित्रकार बहुत उच्च कोटि के थे। जी हर आकृति, आकार को बड़े ही सुंदर ढंग से बनाया है। संयोजन, आप आप देखिए कि एक ही उदित नारायण के संरक्षण में जो चित्र बने हैं जी वो एक ही फलक पे कितने कथानक चल रहे हैं और सब दिखते हैं, ये बड़ी बात है चित्रण के लिए। और जो आप की जिज्ञासा थी कि कलाकारों का नाम नहीं, लेकिन जब यहाँ का इतिहास हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई और राजाओं को जब पदच्युत करते थे वो, और उनको काशी में भेज देते थे, जी उनके साथ बहुत सारे कलाकार भी आए। जी तो इसका प्रभाव यहाँ के कलाकारों पर भी पड़ा जी और चित्रकारों ने उसको सीखा और दक्ष हुए। कुछ चित्रकार, आप सभी चित्रों को देखा होगा आपने, कुछ चित्रों को, तो कुछ चित्र बहुत ही सुंदर है और कुछ थोड़ी उससे साधारण एक ही कथानक का है, चित्रित है, या आकृतियां बहुत सुंदर नहीं है। तो लगता है कि कुछ बहुत दक्ष चित्रकार रहे होंगे और कुछ थोड़ी नीची कैटेगरी के, लेकिन चित्रकारों का नाम पता नहीं है। कुछ चित्रकार के नाम आते हैं
वो उन्होंने चित्र बनाया है ये नहीं पता, इसको किसकी रचना किसने की ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। जी। पुल्लिंग वर्ग में जिसमें लिखा था वो मैंने बताया कि वो लिखते भी, उन्होंने लिखा भी है और चित्र भी बनाया है। मैडम, आपने जितने जो चित्र प्रस्तुत किए उसमें ये हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हम कहते हैं काव्य की जो हमारी परंपरा है संस्कृत काव्य की, उसमें दो प्रकार के काव्य होते हैं, एक श्रव्य काव्य और एक दृश्य काव्य। तो आज का जो चित्र, जो जैसे आपने राम और सीता का जो विवाह का जो जयमाला का दृश्य दिखाया, स्वयंवर का दृश्य दिखाया, और उसमें दिखाया जैसे एक पैनोरमा व्यू हमें मिलता है कि जैसे आजकल हम देखते हैं पैनोरमा व्यू में पूरा मतलब जो पूरा इवेंट जैसे एज इफ हमारे सामने ही हो रहा है, तरह से हमें दिखाई दे रहा। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक प्रकार का दृश्य काव्य ही रहा, चित्रों के माध्यम से दृश्य काव्य रहा। और एक बात ये भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है इन चित्रों में कि अगर कोई इस काव्य को या इस साहित्य कृति को कोई अभिनय करता है तो ये स्टेज पर जो थिएटर है उस पर स्टेज पर सेट कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी हमें मार्गदर्शन करता है कि हमारा जो पूरा सेट है वो कैसा होना चाहिए, कि कौन कहाँ पर खड़ा रहेगा, कौन कैसे अभिनय करेगा, और 3 दृश्य हमें एक साथ में एक फलक पर दिखाना है तो वो किस तरह से उसका अभिनय, इसका सेट जो है वो किस तरह से किया जाना चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन इसमें इन दृश्यों के चित्रों के द्वारा हमें मिलता है। तो इस दृष्टि से भी ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो थिएटर आर्टिस्ट है, जो थिएटर में काम करने वाले जो है, उनके लिए भी ये बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण चित्र है जो आप हमारे सामने लाई है। तो और रंग संयोजना, जी हाँ बोलिए। नहीं, आप बोलिए। जो मैं कहना चाह रही थी कि एक फलक पे बहुत सारे कथानक और किस तरह से वो प्रकृति से उसका डिवीजन उन्होंने किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इस चित्र राजाओं द्वारा संरक्षित पांडुलिपि में। जी। तो मैडम मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और साथ में मैं एनएमएम के डायरेक्टर प्रतापानंद झा जी और आईजीएनसीए के मेंबर सेक्रेटरी सच्चिदानंद जोशी जी और एनएमएम के दूसरे सभी कार्यकर्ता हमारे साथ आज जो जुड़े हैं, डॉक्टर सुधीर लाल और ये तकनीकी जो संभाल रहे हैं वो सभी जो हमारे बंधु है, इन सभी को बहुत बहुत मैं अभिनंदन दूंगी कि इतना अच्छा आज का व्याख्यान आपने आयोजन किया, इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी एक सूचन देना चाहूंगी कि इस तरह की जो पांडुलिपियां है, सचित्र है, इसका प्रिजर्वेशन भी बहुत अच्छी तरह से होना जरूरी है, क्योंकि जो म्यूजियम में या जो मंदिरों में या मठों में या जहाँ पर भी ये है वहाँ उनको प्रिजर्वेशन का ज्यादा जो उनका ज्ञान नहीं है, ज्ञान के अभाव की वजह से इन चित्रों का अच्छी तरह से उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। ये हम देख सकते हैं जब हम जाते हैं इसका संग्रह करने के लिए या इसकी फोटोकॉपी लेने, तो हम देख सकते हैं कि इसका सही तरीके से इसका प्रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा है, ये लोगों को उसका इजी एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये हमारा दायित्व है एनएमएम के द्वारा कि हम इसका प्रिजर्वेशन करें, इसको किस तरह से भी कैसे भी इसका प्रकाशन हो, ताकि हम आगे आने वाली पीढ़ी को ये दे पाए और वो लोग भी, उनके लिए ये इजी एक्सेस हो जाए और इस पर और आगे जाता बहुत ही अध्ययन की जो स्कोप रहता है वो एवेन्यूज नए खुलेंगे और नई पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। तो आज के इस व्याख्यान में मुझे अध्यक्ष पद देने के लिए, कुछ मेरे अपने व्यूज रखने के लिए और मैडम का ये इतना अच्छा रसपूर्ण और रंगपूर्ण व्याख्यान सुनने का जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स के डायरेक्टर प्रतापानंद झा जी का और डॉक्टर सुधीर लाल का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। श्वेता जी, आपने अध्यक्ष पद स्वीकार किया और मैडम आपने इतना सुंदर वक्तव्य दिया, और अभिजीत जी, जसबीर जी इस तकनीकी सहयोग में जुड़े रहे।
साथ ही श्रीधर ने इसके लिए बहुत प्रयास किया और पूरी एनएमएम टीम की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। और अब हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।